सुकरात। सबसे बुद्धिमान वह है जो जानती है कि वह नहीं जानती। सोफी ने गर्मियों की ड्रेस पहनी और जल्दी से रसोई में चली गई। उसकी मां रसोई की मेज के पास खड़ी थी। सोफी ने रेशमी दुपट्टे के बारे में कुछ न कहने का फैसला किया। क्या तुम अखबार लेकर आए? उसने पूछा। उसकी मां पलटी। क्या आप इसे मेरे लिए लाएंगे? सोफी एक झटके में दरवाजे से बाहर निकलकर बजरी वाले रास्ते से होते हुए मेल बॉक्स की ओर चली गई। केवल अखबार। उसे लगा कि उसे इतनी जल्दी जवाब की उम्मीद नहीं थी। अखबार के पहले पन्ने पर उसने लेबनान में नॉर्वेजियन यूएन बटालियन के बारे में कुछ पढ़ा। संयुक्त राष्ट्र बटालियन। क्या यह हिल्डे के पिता के कार्ड पर लगा पोस्टमार्क नहीं था? लेकिन डाक टिकट नॉर्वेजियन था। हो सकता है कि नॉर्वेजियन यूएन सैनिकों के पास अपना खुद का डाकघर हो। सोफी के रसोई घर में वापस आने पर उसकी मां ने रूखे स्वर में कहा, तुम्हें अखबार में बहुत रुचि हो गई है। सौभाग्य से उसकी मां ने मेल बॉक्स और अन्य चीजों के बारे में कुछ नहीं कहा, न तो नाश्ते के दौरान और न ही उस दिन बाद में, जब वह खरीदारी करने गई थी। सोफी भाग्य के बारे में अपना पत्र लेकर नीचे चली गई। वह कुकी टिन के पास दार्शनिक के अन्य पत्रों के साथ एक छोटा सा सफेद लिफाफा देखकर आश्चर्यचकित थी। सोफी को पूरा यकीन था कि उसने इसे वहां नहीं रखा था। यह लिफाफा भी किनारों से गीला था और इसमें भी कुछ गहरे छेद थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल उसे मिला था। क्या दार्शनिक यहां था? क्या उसे उसके गुप्त छिपने के स्थान के बारे में पता था? लिफाफा गीला क्यों था? इन सभी सवालों ने उसका सिर घुमा दिया। उसने पत्र खोला और नोट पढ़ा। प्रिय सोफी, मैंने आपका पत्र बहुत रुचि के साथ पढ़ा और कुछ अफसोस के साथ पढ़ा। दुर्भाग्य से मुझे निमंत्रण के संबंध में आपको निराश करना पड़ा। हम एक दिन मिलेंगे, लेकिन कैप्टन बेंड में व्यक्तिगत रूप से आने में शायद काफी समय लगेगा। मुझे यह भी कहना होगा कि अब से मैं व्यक्तिगत रूप से पत्र नहीं पहुंचा पाऊंगा। आगे चलकर यह बहुत जोखिम भरा होगा। भविष्य में पत्र मेरे छोटे दूत द्वारा पहुंचाए जाएंगे। दूसरी ओर उन्हें सीधे बगीचे में गुप्त स्थान पर लाया जाएगा। जब भी आपको जरूरत महसूस हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जब आप ऐसा करें तो एक गुलाबी लिफाफा जिसमें एक कुकी या चीनी का टुकड़ा हो। जब संदेशवाहक को वह मिल जाएगा तो वह उसे सीधे मेरे पास ले आएगा। पीएस, किसी युवती के कॉफी के निमंत्रण को अस्वीकार करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी कभी यह आवश्यक भी हो जाता है। पीपीएस, अगर आपको कहीं भी लाल रेशमी दुपट्टा मिले तो कृपया उसका ध्यान रखें। कभी कभी निजी संपत्ति भी मिल जाती है, खास तौर पर स्कूल और ऐसी जगहों पर, और यह एक दर्शन शास्त्र विद्यालय है। आपका अल्बर्टो नॉक्स। सोफी लगभग 15 साल तक जीवित रही थी और उसे अपने युवा जीवन में काफी पत्र मिले थे, कम से कम क्रिसमस और जन्मदिन पर, लेकिन यह पत्र उसे अब तक मिले सबसे अजीब पत्र थे। इस पर कोई डाक टिकट नहीं था। इसे मेल बॉक्स में भी नहीं डाला गया था। इसे सीधे सोफी के पुराने हेज में स्थित शीर्ष गुप्त ठिकाने पर लाया गया था। यह तथ्य कि यह शुष्क वसंत के मौसम में गीला था भी सबसे रहस्यमय था। सबसे अजीब बात तो यह थी कि वह रेशमी दुपट्टा था। दार्शनिक के पास एक और शिष्य होना चाहिए, बस यही था, और इस दूसरे शिष्य ने लाल रेशमी दुपट्टा खो दिया था। ठीक है, लेकिन वह सोफी के बिस्तर के नीचे इसे कैसे खो पाई? और अल्बर्टो नॉक्स, ये कैसा नाम था? एक बात तो पक्की हो गई कि दार्शनिक और हिल्डे मोलर नैग के बीच संबंध है, लेकिन यह कि हिल्डे के अपने पिता अब उनके पते को भ्रमित कर रहे थे, यह पूरी तरह से समझ से परे था। सोफी बहुत देर तक सोचती रही कि हिल्डे और उसके बीच क्या संबंध हो सकता है। आखिरकार उसने हार मान ली। दार्शनिक ने लिखा था कि वह एक दिन उससे मिलेगी। शायद वह हिल्डे से भी मिले। उसने पत्र पलटा। अब उसने देखा कि पीछे भी कुछ वाक्य लिखे हुए थे। क्या स्वाभाविक विनम्रता जैसी कोई चीज होती है? सबसे बुद्धिमान वह है जो जानती है कि वह नहीं जानती। सच्ची अंतर्दृष्टि भीतर से आती है। जो जानता है कि क्या सही है, वह सही काम करेगा। सोफी जानती थी कि सफेद लिफाफे में आए छोटे वाक्य उसे अगले बड़े लिफाफे के लिए तैयार करने के लिए थे, जो कुछ ही समय बाद आने वाला था।
उसे अचानक एक विचार आया। अगर संदेशवाहक भूरे रंग का लिफाफा देने के लिए डेन में आता है तो सोफी बस बैठ सकती है और उसका इंतजार कर सकती है, या वह कोई और है। वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति से तब तक चिपकी रहेगी जब तक कि वह उसे दार्शनिक के बारे में और न बता दे। पत्र में लिखा था कि संदेशवाहक छोटा था। क्या वह कोई बच्चा हो सकता है? क्या स्वाभाविक विनम्रता जैसी कोई चीज होती है? सोफी जानती थी कि विनम्रता शर्म के लिए एक पुराने जमाने का शब्द है, उदाहरण के लिए नग्न दिखने के बारे में। लेकिन क्या इसके बारे में शर्मिंदा होना वाकई स्वाभाविक था? अगर कोई चीज स्वाभाविक थी तो वह सभी के लिए एक जैसी थी। दुनिया के कई हिस्सों में नग्न होना पूरी तरह से स्वाभाविक था, इसलिए यह समाज ही तय करता होगा कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। जब दादी छोटी थीं तो आप निश्चित रूप से टॉपलेस होकर धूप सेंक नहीं सकते थे, लेकिन आज ज्यादातर लोग इसे प्राकृतिक मानते हैं। भले ही कई देशों में इसे अभी भी सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। क्या यह दर्शन है? सोफी ने सोचा। अगला वाक्य था, सबसे बुद्धिमान वह है जो जानती है कि वह नहीं जानती। किससे अधिक बुद्धिमान? यदि दार्शनिक का मतलब यह था कि जो व्यक्ति यह समझ गया है कि वह संसार में सब कुछ नहीं जानता, वह उस व्यक्ति से अधिक बुद्धिमान है जो थोड़ा बहुत जानता है लेकिन सोचता है कि वह बहुत कुछ जानता है, तो इससे सहमत होना इतना कठिन नहीं था। सोफी ने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जितना ज्यादा सान्य उसने सोचा उतना ही उसे यह बात साफ तौर पर समझ में आई कि जो आप नहीं जानते उसे जानना भी एक तरह का ज्ञान है। उसे सबसे बेवकूफी वाली बात यह पता थी कि लोग ऐसे पेश आते हैं जैसे कि उन्हें उन चीजों के बारे में सब कुछ पता हो जिनके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। अगला वाक्य भीतर से आने वाली सच्ची अंतर्दृष्टि के बारे में था। लेकिन क्या सारा ज्ञान लोगों के दिमाग में बाहर से नहीं आता? दूसरी ओर सोफी को ऐसी परिस्थितियां याद थीं जब उसकी मां या स्कूल के शिक्षकों ने उसे कुछ सिखाने की कोशिश की थी जिसे वह ग्रहणशील नहीं थी, और जब भी उसने वास्तव में कुछ सीखा था तो यह तब था जब उसने किसी तरह से खुद उसमें योगदान दिया था। कभी कभी वह अचानक एक ऐसी चीज समझ जाती थी जिसके बारे में वह पहले बिल्कुल भी नहीं जानती थी। शायद यही वह था जिसे लोग अंतर्दृष्टि कहते थे। अब तक तो सब ठीक है। सोफी को लगा कि उसने पहले 3 सवालों पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अगला कथन इतना अजीब था कि वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जो जानता है कि क्या सही है वह सही काम करेगा। क्या इसका मतलब यह था कि जब कोई बैंक लुटेरा बैंक लूटता था तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं था? सोफी को ऐसा नहीं लगता था। इसके विपरीत उसने सोचा कि बच्चे और वयस्क दोनों ही मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं जिनके लिए उन्हें बाद में शायद पछतावा होता है, क्योंकि उन्होंने वह कार्य अपने विवेक के विरुद्ध किया था। जब वह सोच रही थी तो उसने जंगल के पास की झाड़ी के दूसरी तरफ सूखी झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनी। क्या यह संदेशवाहक हो सकता है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाँफता हुआ जानवर आ रहा है। अगले ही क्षण एक बड़ा लैब्राडोर कुत्ता मांद में घुस आया। उसके मुंह में एक बड़ा भूरा लिफाफा था जिसे उसने सोफी के पैरों पर गिरा दिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि सोफी को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। 1 सेकंड बाद वह अपने हाथों में बड़ा लिफाफा लेकर बैठी थी और सुनहरा लैब्राडोर फिर से जंगल में भाग गया था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह रोने लगी। वह कुछ देर तक ऐसे ही बैठी रही और उसे समय का कोई एहसास ही नहीं रहा। फिर उसने अचानक ऊपर देखा तो वह उसका प्रसिद्ध संदेशवाहक था। सोफी ने राहत की सांस ली। बेशक यही कारण था कि सफेद लिफाफे किनारों के आसपास गीले थे और उनमें छेद थे। उसने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? अब यह समझ में आया कि दार्शनिक को पत्र लिखते समय लिफाफे में कुकी या चीनी का एक टुकड़ा रखना उचित था। वह हमेशा उतनी होशियार नहीं रही होगी जितनी वह चाहती थी, लेकिन कौन अनुमान लगा सकता था कि संदेशवाहक एक प्रशिक्षित कुत्ता था। यह सामान्य से थोड़ा अलग था। इसे हल्के ढंग से कहें तो वह निश्चित रूप से संदेशवाहक को अल्बर्टो नॉक्स के ठिकाने का खुलासा करने के लिए मजबूर करने के बारे में सब कुछ भूल सकती थी। सोफी ने बड़ा लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। एथेंस का दर्शन। प्रिय सोफी, जब आप यह पढ़ रही होंगी तो आप शायद हेमीज से मिल चुकी होंगी।
अगर आप नहीं मिली हैं तो मैं यह भी बता दूंगी कि वह एक कुत्ता है, लेकिन चिंता मत करो, वह बहुत अच्छा स्वभाव वाला है और इसके अलावा बहुत से लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। किसी भी मामले में वह कभी भी खुद से ज्यादा चतुर होने का आभास देने की कोशिश नहीं करता। आप यह भी ध्यान दें कि उसका नाम महत्वहीन नहीं है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में हेमीज देवताओं का संदेशवाहक था। वह नाविकों का भी देवता था, लेकिन हम इस बारे में चिंता नहीं करेंगे, कम से कम फिलहाल तो नहीं। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि हेमीज ने अपना नाम हर्मेटिक शब्द को भी दिया, जिसका अर्थ है छिपा हुआ या दुर्गम, जो कि प्राचीन यूनानी पौराणिक कथाओं के लिए अनुपयुक्त नहीं है। हेमीज हम दोनों को एक दूसरे से छुपाए रखने का ख्याल रखता है, इसलिए संदेशवाहक का परिचय दिया गया है। स्वाभाविक रूप से वह अपने नाम के अनुरूप है और कुल मिलाकर बहुत अच्छा व्यवहार करता है। लेकिन दर्शन शास्त्र पर वापस आते हैं। हम पाठ्यक्रम का पहला भाग पहले ही पूरा कर चुके हैं। मैं प्राकृतिक दार्शनिकों और पौराणिक विश्व चित्र से उनके निर्णायक विच्छेद का उल्लेख करता हूं। अब हम 3 महान शास्त्रीय दार्शनिकों सुकरात, प्लेटो और अरस्तु से मिलने जा रहे हैं। प्रत्येक दार्शनिक ने अपने तरीके से पूरी यूरोपीय सभ्यता को प्रभावित किया। प्राकृतिक दार्शनिकों को पूर्व सुकरातवादी भी कहा जाता है, क्योंकि वे सुकरात से पहले रहते थे। हालांकि डेमोक्रिटस की मृत्यु सुकरात के कुछ साल बाद हुई, लेकिन उनके सभी विचार पूर्व सुकरात प्राकृतिक दर्शन से संबंधित हैं। सुकरात भौगोलिक और लौकिक रूप से एक नए युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह एथेंस में पैदा होने वाले महान दार्शनिकों में से पहले थे और वह और उनके 2 उत्तराधिकारी वहां रहते थे और काम करते थे। आपको याद होगा कि एनाक्सागोरस भी कुछ समय के लिए एथेंस में रहे थे, लेकिन उन्हें बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि सूर्य एक लाल गर्म पत्थर है। सुकरात का भी यही हाल था। सुकरात के समय से ही एथेंस ग्रीक संस्कृति का केंद्र था। प्राकृतिक दर्शन से सुकरात तक आगे बढ़ने के साथ ही दार्शनिक परियोजना के चरित्र में भी बदलाव को नोट करना महत्वपूर्ण है। लेकिन सुकरात से मिलने से पहले आइए हम तथाकथित सोफिस्टों के बारे में थोड़ा सुने, जिन्होंने सुकरात के समय एथेनियन परिदृश्य पर अपना दबदबा कायम रखा था। पर्दा उठो सोफी विचारों का इतिहास कई प्रकरणों वाला एक नाटक है। केंद्र में आदमी। लगभग 450 ईसा पूर्व के बाद एथेंस ग्रीक दुनिया का सांस्कृतिक केंद्र था। इस समय से दर्शन ने एक नई दिशा ली। प्राकृतिक दार्शनिक मुख्य रूप से भौतिक दुनिया की प्रकृति से चिंतित थे। यह उन्हें विज्ञान के इतिहास में एक केंद्रीय स्थान देता है। एथेंस में रुचि अब व्यक्ति और समाज में व्यक्ति के स्थान पर केंद्रित थी। धीरे धीरे एक लोकतंत्र विकसित हुआ, जिसमें लोकप्रिय सभाएं और कानून की अदालतें थीं। लोकतंत्र को काम करने के लिए लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पर्याप्त रूप से शिक्षित होना चाहिए। हमने अपने समय में देखा है कि एक युवा लोकतंत्र को किस तरह से लोकप्रिय ज्ञान की आवश्यकता होती है। एथेंस के लोगों के लिए बयानबाजी की कला में महारत हासिल करना सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण था, जिसका अर्थ है कि चीजों को आश्वस्त तरीके से कहना। ग्रीक उपनिवेशों से घुमंतु शिक्षकों और दार्शनिकों का एक समूह एथेंस में आया। वे खुद को सोफिस्ट कहते थे। सोफिस्ट शब्द का अर्थ है एक बुद्धिमान और जानकार व्यक्ति। एथेंस में सोफिस्ट पैसे के लिए नागरिकों को पढ़ाकर अपना जीवन यापन करते थे। सोफिस्टों की एक विशेषता प्राकृतिक दार्शनिकों से समान थी। वे पारंपरिक पौराणिक कथाओं की आलोचना करते थे, लेकिन साथ ही सोफिस्टों ने उन बातों को भी खारिज कर दिया जिन्हें वे निरर्थक दार्शनिक अटकलें मानते थे। उनका मत था कि दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर तो मौजूद हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य प्रकृति और ब्रह्मांड की पहेलियों के बारे में सच्चाई नहीं जान सकता। दर्शन शास्त्र में इस तरह के दृष्टिकोण को संशयवाद कहा जाता है। लेकिन भले ही हम प्रकृति की सभी पहेलियों के उत्तर न जान पाएं, लेकिन हम जानते हैं कि लोगों को एक साथ रहना सीखना होगा। सोफिस्टों ने मनुष्य और समाज में उस स्थान के बारे में सोचना चुना। सोफिस्ट प्रोटागोरस लगभग 585 से 410 ईसा पूर्व ने कहा था, मनुष्य सभी चीजों का माप है। इससे उनका तात्पर्य यह था कि कोई चीज सही है या नहीं, यह प्रश्न गलत, अच्छा या बुरा, हमेशा व्यक्ति की जरूरतों के संबंध में विचार किया जाना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे ग्रीक देवताओं में विश्वास करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, प्रश्न जटिल है और जीवन छोटा है।
एक व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से यह कहने में असमर्थ है कि देवता या ईश्वर मौजूद हैं या नहीं, उसे अज्ञेयवादी कहा जाता है। सोफिस्ट आमतौर पर ऐसे लोग थे जिन्होंने दूर दूर तक यात्रा की थी और सरकार के विभिन्न रूपों को देखा था। शहर राज्यों में परंपराएं और स्थानीय कानून दोनों ही व्यापक रूप से भिन्न हो सकते थे। इसने सोफिस्टों को यह सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया कि क्या प्राकृतिक था और क्या सामाजिक रूप से प्रेरित था। ऐसा करके उन्होंने एथेंस के शहर राज्य में सामाजिक आलोचना का मार्ग प्रशस्त किया। उदाहरण के लिए वे यह बता सकते हैं कि स्वाभाविक विनम्रता जैसी अभिव्यक्ति का उपयोग हमेशा उचित नहीं होता, क्योंकि अगर विनम्रता स्वाभाविक है तो यह कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप पैदा हुए हों, कुछ ऐसा जो जन्मजात हो। लेकिन क्या यह वास्तव में जन्मजात है, सोफी, या यह सामाजिक रूप से प्रेरित है? दुनिया भर की यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के लिए इसका उत्तर सरल होना चाहिए। खुद को नग्न दिखाने से डरना स्वाभाविक या जन्मजात नहीं है। विनम्रता या इसकी कमी सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक परंपरा का मामला है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, घुमक्कड़ सोफिस्टों ने एथेंस में यह कहकर कटु विवाद पैदा कर दिया कि क्या सही है और क्या गलत। इसके लिए कोई निश्चित मानदंड नहीं है। दूसरी ओर सुकरात ने यह दिखाने का प्रयास किया कि ऐसे कुछ मानदंड वास्तव में निरपेक्ष और सार्वभौमिक रूप से मान्य हैं। सुकरात कौन थे? सुकरात 470 से 399 ईसा पूर्व संभवतः दर्शन के पूरे इतिहास में सबसे रहस्यमय व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी एक भी पंक्ति नहीं लिखी, फिर भी वे उन दार्शनिकों में से एक हैं जिनका यूरोपीय विचार पर सबसे अधिक प्रभाव रहा है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि उनकी मृत्यु नाटकीय तरीके से हुई थी। हम जानते हैं कि उनका जन्म एथेंस में हुआ था और उन्होंने अपना अधिकांश जीवन शहर के चौराहों और बाजारों में लोगों से बातचीत करते हुए बिताया। उन्होंने कहा, देहात के पेड़ मुझे कुछ नहीं सिखा सकते। वे घंटों तक विचारों में खोए रह सकते थे। अपने जीवन काल में भी उन्हें कुछ हद तक रहस्यपूर्ण माना जाता था और उनकी मृत्यु के तुरंत बाद ही उन्हें कई अलग अलग दार्शनिक विचारधाराओं का संस्थापक माना जाने लगा। यह तथ्य कि वे इतने रहस्यपूर्ण और अस्पष्ट थे, इस बात को संभव बनाता था कि व्यापक रूप से भिन्न विचारधाराओं के लिए उन्हें अपना मानना संभव हो। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि वह बेहद बदसूरत था। उसका पेट निकला हुआ था, उसकी आंखें उभरी हुई थीं और नाक छोटी थी, लेकिन अंदर से उसे पूरी तरह से रमणीय कहा जाता था। उसके बारे में यह भी कहा जाता था कि आप उसे वर्तमान में खोज सकते हैं, आप उसे अतीत में खोज सकते हैं, लेकिन आप कभी भी उसके बराबर नहीं पाएंगे। फिर भी उसे उसकी दार्शनिक गतिविधियों के लिए मौत की सजा सुनाई गई। सुकरात के जीवन के बारे में हम मुख्य रूप से प्लेटो के लेखन के माध्यम से जानते हैं, जो उनके शिष्यों में से एक थे और जो अब तक के सबसे महान दार्शनिकों में से एक बन गए। प्लेटो ने दर्शन शास्त्र पर कई संवाद या नाटकीय चर्चाएं लिखीं, जिनमें उन्होंने सुकरात को अपने मुख्य पात्र के रूप में इस्तेमाल किया और मुखपत्र। चूंकि प्लेटो अपना दर्शन सुकरात के मुंह में डाल रहा है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते यह सुनिश्चित करें कि संवादों में उन्होंने जो शब्द बोले हैं वे वास्तव में उनके द्वारा ही बोले गए थे। इसलिए सोक्रेट्स की शिक्षाओं और प्लेटो के दर्शन के बीच अंतर करना कोई आसान बात नहीं है। ठीक यही समस्या कई लोगों पर लागू होती है, अन्य ऐतिहासिक व्यक्ति जिन्होंने कोई लिखित विवरण नहीं छोड़ा। बेशक इसका सबसे अच्छा उदाहरण यीशु है। हम निश्चित नहीं हो सकते कि ऐतिहासिक यीशु ने वास्तव में वही शब्द कहे थे जो मैथ्यू या ल्यूक ने उन्हें बताए थे। इसी तरह ऐतिहासिक सुकरात ने वास्तव में क्या कहा, यह हमेशा रहस्य में छिपा रहेगा। लेकिन सुकरात वास्तव में कौन थे, यह अपेक्षाकृत महत्वहीन है। यह प्लेटो द्वारा रचित सुकरात का चित्र है, जिसने पश्चिमी दुनिया के विचारकों को लगभग 2500 वर्षों तक प्रेरित किया है। प्रवचन की कला। सुकरात की कला की मूल प्रकृति इस तथ्य में निहित थी कि वह लोगों को निर्देश देना नहीं चाहता था। इसके विपरीत वह उन लोगों से सीखने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति की तरह दिखाई देता था जिनसे वह बात करता था। इसलिए पारंपरिक स्कूल मास्टर की तरह व्याख्यान देने के बजाय वह चर्चा करता था। जाहिर है कि अगर वह सिर्फ दूसरों की बात सुनने तक ही सीमित रहते तो वे प्रसिद्ध दार्शनिक नहीं बन पाते, न ही उन्हें मौत की सजा दी जाती। लेकिन वह सिर्फ सवाल पूछते थे, खास तौर पर बातचीत शुरू करने के लिए।
जैसे कि उन्हें कुछ भी पता ना हो। चर्चा के दौरान वह आमतौर पर अपने विरोधियों को उनके तर्कों की कमजोरी पहचानने पर मजबूर कर देते थे और उन्हें एक कोने में धकेलकर आखिरकार यह एहसास करा देते थे कि क्या सही है और क्या गलत। सुकरात, जिनकी मां एक दाई थी, अक्सर कहा करते थे कि उनकी कला दाई की कला की तरह थी। वह खुद बच्चे को जन्म नहीं देती, बल्कि वह बच्चे के जन्म के दौरान मदद करने के लिए मौजूद रहती है। इसी तरह सुकरात ने अपने काम को लोगों को सही अंतर्दृष्टि को जन्म देने में मदद करने के रूप में देखा, क्योंकि वास्तविक समझ भीतर से आनी चाहिए। इसे किसी और के द्वारा नहीं दिया जा सकता और केवल भीतर से आने वाली समझ ही सच्ची अंतर्दृष्टि की ओर ले जा सकती है। मैं इसे और अधिक सटीक रूप से कहना चाहूंगा, जन्म देने की क्षमता एक प्राकृतिक विशेषता है। उसी तरह हर कोई दार्शनिक सत्य को समझ सकता है अगर वे सिर्फ अपने सहज तर्क का इस्तेमाल करें। अपने सहज तर्क का इस्तेमाल करने का मतलब है अपने अंदर तक पहुंचना और जो कुछ भी है उसका इस्तेमाल करना। अज्ञानी होने का नाटक करके सुकरात ने अपने मिलने वाले लोगों को अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। सुकरात अज्ञानता का दिखावा कर सकते थे या खुद से ज्यादा मूर्ख होने का दिखावा कर सकते थे। हम इसे सुकरात की विडंबना कहते हैं। इससे उन्हें लोगों की सोच में कमजोरियों को लगातार उजागर करने में मदद मिली। वह शहर के बीचों बीच ऐसा करने से परहेज नहीं करते थे। अगर आप सुकरात से मिलते तो आप सार्वजनिक रूप से मूर्ख बन सकते थे। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों को वह अधिक से अधिक परेशान करने वाला लगने लगा, खासकर वे लोग जो समुदाय में रुतबेदार थे। एथेंस एक सुस्त घोड़े की तरह है, उन्होंने कहा था, और मैं एक गैडफ्लाई हूं जो उसे जीवन देने की कोशिश कर रहा हूं। हम गैडफ्लाई के साथ क्या करते हैं सोफी? एक दिव्य आवाज। सुकरात अपने साथियों को पीड़ा पहुंचाने के लिए उन्हें डंक नहीं मारते थे। उनके अंदर कुछ ऐसा था जो उन्हें कोई विकल्प नहीं देता था। वे हमेशा कहते थे कि उनके अंदर एक दिव्य आवाज है। लय, सुकरात ने लोगों को मौत की सजा सुनाने में किसी भी तरह की भूमिका निभाने के खिलाफ विरोध किया। इसके अलावा उन्होंने अपने राजनीतिक दुश्मनों के बारे में जानकारी देने से भी इनकार कर दिया। इसके कारण उन्हें अंततः अपनी जान गंवानी पड़ी। 399 ईसा पूर्व में उन पर नए देवताओं और परंपराओं को स्थापित करने का आरोप लगाया गया था। युवाओं को भ्रष्ट करना और साथ ही स्वीकृत देवताओं में विश्वास न करना। एक मामूली बहुमत से 100 लोगों की झूरी ने उन्हें दोषी पाया। वह शायद नरमी की अपील कर सकता था। कम से कम वह एथेंस छोड़ने के लिए सहमत होकर अपनी जान बचा सकता था। लेकिन अगर उसने ऐसा किया होता तो वह सुकरात नहीं होता। वह अपने विवेक और सत्य को जीवन से अधिक महत्व देता था। उसने झूरी को आश्वस्त किया कि उसने केवल राज्य के सर्वोत्तम हित में काम किया था। फिर भी उसे हेमलॉक पीने की सजा दी गई। इसके तुरंत बाद उसने अपने दोस्तों की मौजूदगी में जहर पी लिया और मर गया। सोफी, क्यों? सुकरात को क्यों मरना पड़ा? लोग 2400 सालों से यह सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि वह इतिहास में एकमात्र व्यक्ति नहीं था जिसने चीजों को कड़वे अंत तक देखा और अपने विश्वासों की खातिर मौत को गले लगाया। मैंने पहले ही यीशु का उल्लेख किया है और वास्तव में उनके बीच कई उल्लेखनीय समानताएं हैं। यीशु और सुकरात दोनों ही अपने समकालीनों के लिए रहस्यपूर्ण व्यक्तित्व थे। दोनों में से किसी ने भी अपनी शिक्षाओं को नहीं लिखा, इसलिए हमें उनके शिष्यों से मिली उनकी तस्वीर पर भरोसा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन हम जानते हैं कि वे दोनों ही भाषण देने की कला में माहिर थे। वे दोनों ही एक खास आत्मविश्वास के साथ बोलते थे जो मोहित करने के साथ साथ गुस्सा भी दिला सकता था। और सबसे बड़ी बात यह कि वे दोनों ही मानते थे कि वे खुद से बड़ी किसी चीज की ओर से बोल रहे हैं। उन्होंने सभी तरह के अन्याय और भ्रष्टाचार की आलोचना करके समुदाय की शक्ति को चुनौती दी और अंत में उनकी गतिविधियों की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। यीशु और सुकरात के मुकद्दमे भी स्पष्ट समानताएं दर्शाते हैं। वे दोनों निश्चित रूप से दया की अपील करके खुद को बचा सकते थे, लेकिन उन्हें लगा कि उनके पास एक मिशन था जो तब तक धोखा खा जाता जब तक वे कड़वे अंत तक विश्वास नहीं रखते। और अपनी मृत्यु का इतनी बहादुरी से सामना करके उन्होंने मरने के बाद भी एक विशाल अनुयायी वर्ग को आकर्षित किया।
मेरा मतलब यह नहीं है कि यीशु और सुकरात एक जैसे थे। मैं केवल इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि उन दोनों के पास एक संदेश था जो उनके व्यक्तिगत साहस से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ था। एथेंस में एक जोकर, सोफिया, सुकरात। अभी हमने उनके बारे में बात नहीं की है, हमने उनकी पद्धति के बारे में बात की है, लेकिन उनका दार्शनिक प्रोजेक्ट क्या था? सुकरात सोफिस्टों के साथ ही रहते थे। उनकी तरह वे प्रकृति की शक्तियों की तुलना में मनुष्य और समाज में उसके स्थान के बारे में अधिक चिंतित थे। जैसा कि रोमन दार्शनिक सिसरो ने कुछ 100 साल बाद उनके बारे में कहा, सुकरात ने दर्शन को आकाश से नीचे बुलाया और उसे शहरों में स्थापित किया और उसे घरों में पेश किया और उसे जीवन, नैतिकता, अच्छाई और बुराई की जांच करने के लिए मजबूर किया। लेकिन सुकरात एक महत्वपूर्ण तरीके से सोफिस्टों से अलग थे। वह खुद को सोफिस्ट नहीं मानते थे, यानी एक विद्वान या बुद्धिमान व्यक्ति। सोफिस्टों के विपरीत उन्होंने पैसे के लिए शिक्षा नहीं दी। नहीं, सुकरात ने खुद को शब्द के सही अर्थ में दार्शनिक कहा। एक दार्शनिक का वास्तव में मतलब है वह जो ज्ञान से प्रेम करता है। क्या तुम आराम से बैठी हो, सोफी? क्योंकि इस कोर्स के बाकी हिस्सों में यह मुख्य बात है कि तुम एक सोफिस्ट और एक दार्शनिक के बीच के अंतर को पूरी तरह से समझो। सोफिस्टों ने अपने कमोबेश बाल बाल बचे हुए व्याख्यानों के लिए पैसे लिए, और इस तरह के सोफिस्ट समय समय पर आते और जाते रहे हैं प्राचीन काल से। मैं उन सभी स्कूल मास्टर्स और स्वविचार वाले जानकारों का जिक्र कर रहा हूं जो अपने थोड़े से ज्ञान से संतुष्ट हैं या जो उन विषयों के बारे में बहुत कुछ जानने का दावा करते हैं जिनके बारे में उन्हें जरा भी जानकारी नहीं है। आप शायद अपने युवा जीवन में इनमें से कुछ सोफिस्टों से मिले होंगे। एक वास्तविक दार्शनिक, सोफी, वास्तव में एक पूरी तरह से अलग किस्म की मछली है, बल्कि इसका ठीक उल्टा है। एक दार्शनिक जानता है कि वास्तव में वह बहुत कम जानता है। यही गांव कि वह लगातार सच्ची अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। सुकरात इन दुर्लभ लोगों में से एक थे। वह जानते थे कि वह जीवन और दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। और अब महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। यह बात उन्हें परेशान करती थी कि वह इतना कम जानते थे। इसलिए दार्शनिक वह व्यक्ति होता है जो यह पहचानता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो उसे समझ में नहीं आता और वह इससे परेशान रहता है। इस अर्थ में वह उन सभी लोगों से अधिक बुद्धिमान है जो उन चीजों के बारे में अपने ज्ञान का बखान करते हैं जिनके बारे में वे कुछ नहीं जानते। मैंने पहले कहा था, सबसे बुद्धिमान वह है जो जानती है कि वह नहीं जानती। सुकरात ने स्वयं कहा था, मैं केवल एक ही चीज जानता हूं और वह यह कि मैं कुछ भी नहीं जानता। इस कथन को याद रखें क्योंकि यह एक ऐसी स्वीकारोक्ति है जो दार्शनिकों के बीच भी दुर्लभ है। इसके अलावा इसे सार्वजनिक रूप से कहना इतना खतरनाक हो सकता है कि इससे आपकी जान भी जा सकती है। सबसे विध्वंसक लोग वे होते हैं जो सवाल पूछते हैं। जवाब देना उतना खतरनाक नहीं है। कोई भी एक सवाल 1000 जवाबों से ज्यादा विस्फोटक हो सकता है। क्या आपको सम्राट के नए कपड़ों की कहानी याद है? सम्राट वास्तव में पूरी तरह से नग्न था, लेकिन उसके किसी भी नागरिक ने ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की। अचानक एक बच्चा चिल्लाया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पहना है। वह एक साहसी बच्चा था, सोफी। सुकरात की तरह, जिसने लोगों को यह बताने की हिम्मत की कि हम इंसान कितना कम जानते हैं। बच्चों और दार्शनिकों के बीच समानता कुछ ऐसी है जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। सटीक रूप से कहें तो मानव जाति के सामने कई कठिन प्रश्न हैं जिनके हमारे पास कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। इसलिए अब 2 संभावनाएं सामने आती हैं। या तो हम खुद को और बाकी दुनिया को यह दिखावा करके मूर्ख बना सकते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, या हम हमेशा के लिए केंद्रीय मुद्दों पर अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और सभी प्रगति को त्याग सकते हैं। इस अर्थ में मानवता विभाजित है। आमतौर पर लोग या तो पूरी तरह से निश्चित हैं या पूरी तरह से उदासीन हैं। दोनों प्रकार खरगोश के फर में गहराई से रेंग रहे हैं। यह ताश के पत्तों को 2 ढेरों में बांटने जैसा है, सोफी। आप काले पत्तों को एक ढेर में और लाल पत्तों को दूसरे ढेर में रखते हैं, लेकिन समय समय पर एक ऐसा जोकर सामने आता है जो न तो दिल का होता है, न ही क्लब का, न ही हीरे का और न ही हुक्म का। एथेंस में सुकरात ऐसा ही जोकर था। वह न तो निश्चित था और न ही उदासीन।
वह बस इतना जात्यकायस रहता था कि वह कुछ नहीं जानता था और यह बात उसे परेशान करती थी। इसलिए वह एक दार्शनिक बन गया। कोई ऐसा व्यक्ति जो हार नहीं मानता बल्कि सत्य की खोज में अथक प्रयास करता है। कहा जाता है कि एक एथेनियन ने डेल्फी के दैवज्ञ से पूछा कि एथेंस में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। दैवज्ञ ने उत्तर दिया कि सभी मनुष्यों में सुकरात सबसे बुद्धिमान है। जब सुकरात ने यह सुना तो वह आश्चर्यचकित हो गया। इसे हल्के से कहें तो वह हंसा होगा सोफी। वह सीधे शहर के उस व्यक्ति के पास गया जिसे वह और बाकी सभी लोग अत्यधिक बुद्धिमान समझते थे। लेकिन जब यह पता चला कि यह व्यक्ति सुकरात को उसके सवालों के संतोषजनक उत्तर देने में असमर्थ था, तो सुकरात को एहसास हुआ कि दैवज्ञ सही था। सुकरात का मानना था कि हमारे ज्ञान के लिए एक ठोस आधार स्थापित करना जरूरी है। उनका मानना था कि यह आधार मनुष्य के तर्क में निहित है। मानवीय तर्क में अडिग विश्वास के कारण वह निश्चित रूप से एक बुद्धिवादी थे। सही अंतर्दृष्टि सही कार्य की ओर ले जाती है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, सुकरात ने दावा किया कि वह एक दिव्य आंतरिक आवाज द्वारा निर्देशित था और यह से बताती थी कि क्या सही था। जो जानता है कि अच्छा क्या है वह अच्छा करेगा, उसने कहा। इससे उनका मतलब था कि सही अंतर्दृष्टि सही कार्य की ओर ले जाती है और केवल वही व्यक्ति पुण्यवान व्यक्ति हो सकता है जो सही काम करता है। जब हम गलत काम करते हैं तो इसका कारण यह है कि हम बेहतर नहीं जानते। इसलिए सीखते रहना इतना महत्वपूर्ण है। सुकरात सही और गलत की स्पष्ट और सार्वभौमिक रूप से मान्य परिभाषाएं खोजने के लिए चिंतित थे। सोफिस्टों के विपरीत उनका मानना था कि सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता लोगों के तर्क में निहित है, न कि समाज में। सोफी, तुम्हें शायद यह आखिरी हिस्सा थोड़ा अस्पष्ट लगे। मैं इसे इस तरह से कहना चाहूंगा। सुकरात का मानना था कि अगर कोई अपने विवेक के विरुद्ध काम करे तो वह खुश नहीं रह सकता, और जो जानता है कि खुशी कैसे प्राप्त की जाए वह ऐसा करेगा। इसलिए जो जानता है कि क्या सही है वह सही काम करेगा, क्योंकि कोई भी दुखी क्यों रहना चाहेगा। सोफी, तुम क्या सोचती हो? क्या तुम खुशहाल जीवन जी सकती हो अगर तुम लगातार वो काम करती रहो जो तुम्हें पता है कि अंदर से गलत है? बहुत से लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और दूसरों के बारे में बुरा भला कहते हैं। क्या उन्हें पता है कि ये चीजें सही नहीं हैं, या अगर तुम चाहो तो उचित नहीं हैं? क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग खुश हैं? सुकरात ने ऐसा नहीं किया। सोफी ने जब पत्र पढ़ा तो उसने उसे जल्दी से कुकी टिन में डाल दिया और बगीचे में रेंग कर चली गई। वह अपनी मां के शॉपिंग करके वापस आने से पहले घर के अंदर जाना चाहती थी, ताकि कोई उससे यह सवाल न पूछे कि वह कहां गई थी। और उसने बर्तन धोने का वादा भी किया था। उसने अभी सिंक में पानी भरा ही था कि उसकी मां 2 बड़े शॉपिंग बैग लेकर लड़खड़ाती हुई आई। शायद इसीलिए उसकी मां ने कहा था, सोफी, आजकल तुम बहुत व्यस्त हो। सोफी को नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों कहा। शब्द उसके मुंह से निकल पड़े। सुकरात भी ऐसा ही था। सुकरात? उसकी मां आंखें फाड़े उसे देखती रहीं। सोफी ने सोचते हुए कहा, यह बहुत दुखद है कि इसके परिणाम स्वरूप उसे मरना पड़ा। हे भगवान सोफी, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। नहीं, सुकरात ने, वह तो बस इतना ही जानता था कि वह कुछ भी नहीं जानता, और फिर भी वह एथेंस का सबसे चतुर व्यक्ति। उसकी मां निःशब्द थी। अंततः उसने पूछा, क्या यह तुमने स्कूल में सीखा है? सोफी ने जोश से अपना सिर हिलाया। हम वहां कुछ नहीं सीखते। स्कूल के शिक्षकों और शिक्षकों के बीच अंतर। दार्शनिकों का मानना है कि स्कूल के शिक्षकों को लगता है कि वे बहुत सी बातें जानते हैं जिन्हें वे हमें जबरन समझाने की कोशिश करते हैं। दार्शनिक विद्यार्थियों के साथ मिलकर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम फिर से सफेद खरगोशों की ओर लौट आए हैं। तुम्हें कुछ पता है? मैं मांग करता हूं कि पता करो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड असल में कौन है, नहीं तो मैं सोचने लगूंगी कि वह थोड़ा परेशान है। सोफी ने बर्तनों की तरफ पीठ कर ली और बर्तन पोंछने वाली अपनी मां की तरफ इशारा किया। वह परेशान नहीं है, लेकिन वह दूसरों को परेशान करके उन्हें उनकी दिनचर्या से बाहर निकालना पसंद करता है। बस बहुत हो गया। मुझे लगता है कि वह कुछ ज्यादा ही बदतमीज लग रहा है। सोफी ने मुंह फेरा। बर्तनों पर वापस, सोफी ने कहा।
Time is money. वह न तो अभद्र है और न ही प्रासंगिक, लेकिन वह पहुंचने की कोशिश कर रहा है असली ज्ञान। यही असली जोकर और डेक के सभी अन्य कार्डों के बीच बड़ा अंतर है। क्या तुमने जोकर कहा? सोफी ने सिर हिलाया। क्या तुमने कभी इस तथ्य के बारे में सोचा है कि ताश के पत्तों के एक पैकेट में बहुत सारे दिल और हीरे होते हैं और बहुत सारे हुक्म और क्लब होते हैं, लेकिन केवल एक ही जोकर होता है? हे भगवान, तुम कैसी बातें करती हो सोफी? और आप कैसे पूछते हैं? उसकी मां ने सारा सामान रख दिया था। अब उसने अखबार लिया और लिविंग रूम में चली गई। सोफी को लगा कि उसने सामान्य से ज्यादा जोर से दरवाजा बंद किया है। सोफी ने बर्तन धोना समाप्त किया और ऊपर अपने कमरे में चली गई। उसने लाल रेशमी दुपट्टा लेगो ब्लॉक के साथ कोठरी के शीर्ष शेल्फ पर रख दिया था। उसने इसे नीचे उतारा और ध्यान से इसकी जांच की। हिल्डे,